everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बेस्ड है क्लास 12th के चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हम स्टडी करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड पोस्टुलेट्स बताए थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेसिकली हमें क्या एक्सप्लेन करती है। आज पार्ट नंबर 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्लेम किया था भी वो हमें ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन दोनों एक्सप्लेन करेगा इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो अब हम कंसीडर करने वाले हैं ज्योमेट्री से। उस पे चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और जस्ट मेरी वीडियो के नीचे जहां वीडियो प्ले हो रही है उसके नीचे आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने लगे हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मैंने आपको पहले भी बोला था किस केस में अराइज करती है, जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। उस केस में हमें ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्या है देखने को मिलती है। तो इस चीज को ध्यान से समझेंगे। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर हमें दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स अस अबाउट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन्स अस अबाउट two types of complexes। ये हमें क्या कर रहा है, दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताता है। एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक क्या होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो दूसरे वाला होता है दैट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो बेसिकली ये दोनों होते क्या है, पहली तो ये चीज राइज करती है। इसको समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है डी ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। डी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। अब डी ऑर्बिटल्स, जब इनर डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे वो कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जब आउटर डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे वो कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो देखिए किस प्रकार से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको और अच्छे ढंग से इसको समझ आएगा। देखिए पहले आप लिखेंगे यहाँ पर एक, जैसे मैं आपको बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। हाँ जी, अब देखिए क्या कीजिए, 2 एरोज लगा दीजिए ताकि मैं एक ही में आपको वो दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है। तो ध्यान से देखेंगे, जब मतलब जैसे यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम जब हमारा होता है ना, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, अगर मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूं तो जो मेरे 3D ऑर्बिटल्स होते हैं वो मेरे ऐसे लिखे जाते हैं। D के 5 ऑर्बिटल शो करे, 3D के बाद आता है 4s, 4s का एक ही ऑर्बिटल होता है, फिर आता है 4p, p के कितने होते हैं 3, फिर आता है 4d और d के कितने होते हैं 5, है ना। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख सकती हूँ भी ये मेरा ns है, ये मेरा np है और ये मेरा क्या होगा n-1d है। मानते हो ये चीज, ये मेरा क्या है n-1d है 3d वाला, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 4 है, 4 में से 1 गया तो 3d हो जाएगा, 4s यानी कि ns, मतलब जनरल केस लिख रही हूँ। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा 6 है, तो उस टाइम पर अगर मेरे, देखो मैंने क्या बोला था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है भी जितने लिगेंड्स आ रहे हैं उतने वेकेंट ऑर्बिटल्स दो। तो उस टाइम पर अगर आपके जो लिगेंड्स हैं आकर वो इसमें घुसते हैं, 2d में 3d के, एक s में और 3p में, यानी कि d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये कहलाती है। जब हाइब्रिडाइजेशन होती है दो इनर डी ऑर्बिटल्स यानी कि n-1d के अंदर, ns के अंदर और np3 के अंदर, तो वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है d2sp3, मतलब अंदर के 2 d ऑर्बिटल्स। तो ये जब बाद में बनते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से d2sp3
1 सेकेंड। हाँ जी, ये कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा जो यहाँ पर बन जाता है D2sp3। यहाँ पर क्या है, दो हमारे इनर d ऑर्बिटल हैं, एक s है और एक और यहाँ जुड़ जाएगा ना, ये ऐसे 3 p के हैं। तो ये जो हमारा बन जाता है ये कहलाता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हियर इज, complex formed here is inner orbital complex। मैंने क्या बोला, अगर हमारा जो मतलब मैंने ये आपको बोला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो सेंट्रल मेटल एटम को भी क्या करना पड़ेगा, उसे 6 वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और जब वो 6 वेकेंट ऑर्बिटल में से 2 अंदर वाले 3D के ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक 4s का और 3 4p के इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होती है D2sp3। ठीक है। और अगर केस ध्यान से देखना, सेकंड केस क्या होता है, पहले आप 3D लिखेंगे, 3D में कितने होते हैं 5, फिर आता है हमारा 4s, फिर आता है हमारा 4p और फिर आता है हमारा 4d। जब डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारा 3D हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व ना होकर एक s वाला 4s का 3p वाले और यहां से 2d वाले ये इन्वॉल्व हो जाए तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। यानी कि जब 4d वाले जो है हमारे 4d वाले ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के लिए, तो वो हाइब्रिडाइजेशन हमारी कहलाती है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बाहर वाला ऑर्बिट है वो इन्वॉल्व हो रहा है ना हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इस वाले प्रीवियस वाले केस में देखो क्या हो रहा था, ये जो ये है हमारा जो 3D वाला है ये इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा 4D वाला इन्वॉल्व हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो जब बाहर वाला इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जब अंदर वाला इन्वॉल्व होगा तो वो कहलाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से हमने क्या किया, 2 तरह से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री को डिफाइन किया। अभी यहाँ पर हमें 2 तरह की ज्योमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, कौन सी, एक होती है D2sp3, एक होती है sp3d2। तो वो चीज आपको क्लियर होगी भी जब इनर ऑर्बिटल वाले अंदर वाले ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि जब 3D वाले इन्वॉल्व होंगे और जब 4D वाले इन्वॉल्व होंगे तो वो क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट कर लो। ये चीज अगर किसी को डाउट हो रहा है ना भी ऐसा कैसे होगा, तो ये मैं भी आपको आगे समझाऊंगी, टेंशन मतलब एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, अब देखिए हम करने वाले हैं ऐसे कंपाउंड्स की ज्योमेट्री जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4 होता है। सो अभी मैंने आपको प्रीवियस केस बताया जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, 6 होता था, तो हमें 2 तरह की ज्योमेट्री देखने को मिली, एक होती है D2sp3 और एक हमें देखने को मिली sp3d2। D2sp3 हमें देखने को मिलती है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, जब अंदर वाले ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। और हमें sp3d2 कब देखने को मिली, जब हमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ। मतलब कि जब आउटर वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे तो वो कहलाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और ज्योमेट्री होगी sp3d2। अब उसी प्रकार से अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 4 है तो हमें किस तरह की ज्योमेट्री देखने को मिलती है, तो ये भी मैं बता दूं, ये भी 2 तरह की आपको देखने को मिलेगी। एक होती है टेट्राहेड्रल, एक कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल, और एक हमारी होती है स्क्वायर प्लेनर। कौन सी होती है हमारी, स्क्वायर प्लेनर। तो दोनों हैं क्या, टेट्राहेड्रल कौन सी होती है और स्क्वायर प्लेनर कौन सी होती है, दोनों में ही आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा 4 होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है भी कितने लिगेंड्स जुड़े हैं, इसका मतलब 4 लिगेंड्स जो हैं सेंट्रल मेटल एटम से क्या है, बॉन्डेड है। 4 लिगेंड्स आर बॉन्डेड टू सेंट्रल मेटल एटम, मतलब 4 लिगेंड्स बॉन्डेड है। प्रीवियस वाले केस में क्या था, 6 लिगेंड्स बॉन्डेड थे, अब क्या है 4 लिगेंड्स बॉन्डेड है। अब देखो ये ज्योमेट्री को कैसे डिटरमाइन करता है, एक एग्जांपल आप इस केस में लिखे चलेंगे तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। वो है NiCl4 की पावर -2। क्या है, NiCl4 की पावर -2। अब इस केस में देखिए हमारा सेंट्रल मेटल एटम है निकल,
और इसके साथ जुड़े हुए हैं 4 क्लोरीन। ये जो Cl के साथ 4 लिखा हुआ है ये हमें ये डिनोट करता है भी कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो 4 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं मतलब 4 क्लोरीन एटम्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसे हम लिगेंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसे डोनेट करता है? हमारे सेंट्रल मेटल एटम को, यानी कि निकल को। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करने वाली हूँ, इस निकल की लिखने वाली हूँ ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। मैं क्या लिखूंगी इसकी? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक बार मैं क्या करती हूँ, इसको इरेज कर देती हूँ और ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए हम कर रहे हैं जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 और एग्जाम्पल मैंने आपके साथ लिया है NiCl4 की पावर -2। यहां ध्यान से देखेंगे निकल का पहले मैं लिखने लगी हूं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। निकल की ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होती है 3d8 4s2। ठीक है, 3d8 4s2। अब इसको रिप्रेजेंट करें, आइए लिखते हैं 3d, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 और s में कितने होते हैं 1। ठीक है, 3d8 रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रॉन्स को, आइए रिप्रेजेंट करके देखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने क्या किया है 8 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। मैं एक बार इसको थोड़ा और क्लियर दिखा देती हूँ, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाँ जी, ध्यान से देखेंगे 3d8 है तो हम बनाएंगे 5 ऑर्बिट्स, क्योंकि d में होते हैं 5 ऑर्बिट्स और s में होता है 1। यहां मैं शो करने लगी हूँ 3d8 और यहां मैं शो कर रही हूँ 4s2। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा, 5वां, 6वां, फिर इधर 7वां, फिर 8वां। तो इस तरह से 3d8 शो कर दिया और 4s2 1 और 2 शो कर दिए। अब डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना होता है, हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो निकल का x यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, देखो कैसे निकालते हैं इसको। x लेट करेंगे, x प्लस Cl का कितना होता है -1, कितने Cl है 4 इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना है -2। क्या होगा x -4 इज इक्वल्स टू -2, ये -4 उधर जाएगा, x -2 + 4 यानी कि यहां से +2 आ गई, यानी कि निकल के स्टेट में है, निकल यहां पर +2 स्टेट में है। निकल की ऑक्सीडेशन हमारे पास +2 आ गई, इसका मतलब निकल के स्टेट में है, +2 स्टेट में है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बोलूं अगर निकल +2 स्टेट में है तो इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। एक्साइटेड स्टेट कब होता है, जब हम उसकी मतलब 2 + 2 में चेंज हो गया, निकल Ni से Na +2 में हो गया, तो वो एक्साइटेड स्टेट होगी। +2 का मतलब कि इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दो तो वो 4s2 से निकल जाएंगे। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन रह गई 3d8 रह गई। क्या रह जाएगी हमारे पास 3d8। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को फिर शो करते हैं। पांच होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। 3d8 है, आगे का 4s जो है वो खाली है, ये 3d है, ये 4s ऑर्बिटल है, 4p में 3 p में 3 होते हैं ना, ये 4p है और ये हमारा क्या है 4d है। अब ध्यान से इस चीज को समझेंगे, ध्यान से इस चीज को समझना है। लिगेंड कितने हैं, लिगेंड है 4, लिगेंड है 4 क्लोरीन। अब मैंने आपको बोला था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बोलती है जितने लिगेंड है, 4 लिगेंड है ना, तो 4 खाली ऑर्बिटल्स चाहिए। जो पहले से प्री ऑक्यूपाइड है वो ऑर्बिटल्स नहीं चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, 4 खाली चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखो 4 कौन से खाली है, ये तो भरा हुआ है ना, 3d तो पूरा भरा हुआ है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। कौन सा होगा 1 2 3 4, ये इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी 1s और 3p, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। ठीक है, जो जिसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको काउंट नहीं करते, इसमें भी भरे हुए हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये खाली है। तो हमें खाली ऑर्बिटल्स देने पड़ेंगे ताकि लिगेंड उससे बॉन्ड हो जाए। बीबीटी कहती है जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है उतने ही खाली वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करो लिगेंड को, ताकि बॉन्डिंग हो, ओवरलैपिंग हो। वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, वेकेंट मतलब खाली, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी sp3 आ जाएगी। अब इसका स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप होती है टेट्राहेड्रल। और इसे बनाते कैसे हैं, निकल, एक Cl को उससे दिखाते हैं, एक सेकेंड।
एक Cl ऊपर, एक Cl इधर, एक इधर और एक इधर। अब ये डोनेट कर रहे हैं, लिगेंड्स हैं, तो एरोज ऐसे शो हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या करी, ज्योमेट्री को प्रिडिक्ट किया और हाइब्रिडाइजेशन को प्रिडिक्ट करी। अब इस पे बेस्ड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताइए इसमें कितने हैं। तो यहाँ देखो ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। पेयर्ड का मतलब क्या होता है, एक ऐसे और एक ऐसे, ये पेयर है, दो इलेक्ट्रॉन्स का पेयर होता है। ये भरा हुआ, ये भरा हुआ, ये भरा हुआ, तो ये दो वेकेंट है, तो कितने, मतलब ये दोनों एक एक ही अनपेयर्ड है, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो होता है पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसी कॉम्प्लेक्स में है तो वो कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू रूट n+2 और यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो म्यू क्या हो जाएगा, रूट 2 + 2 यानी कि 4 बोहर मैग्नेटॉन, यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा रूट 8 बोहर मैग्नेटॉन। तो इस तरह से आपसे कॉम्प्लेक्स, मतलब आपको एक कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा NiCl4। आपको क्या किया उन्होंने, एक कॉम्प्लेक्स दे दिया NiCl4 और आपसे पता है वो क्या पूछ रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स में, वो आपसे ये पूछते हैं भी आप ये बताओ भी एक तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर आप बता दो कि इसकी टेट्राहेड्रल शेप होगी। सेकंड चीज वो आपसे पूछते हैं भी यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो वो sp3 होगी। फिर वो पूछते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो 2 होंगे। फिर वो पूछेंगे कैसा नेचर है, तो पैरामैग्नेटिक है। फिर वो पूछेंगे भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालो, तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट केस है उसको ध्यान से देखिएगा। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पेयरिंग अकर नहीं कर रही है। एक चीज यहाँ पर आपको और क्लियर कर दूं, क्लैरिफाई कर देती हूँ। वो देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जो Cl है वो वीक फील्ड लिगेंड है। अभी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला केस दिखाऊंगी, उसमें क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये इकट्ठे पेयर अप हो जाएंगे। जो ये अनपेयर्ड है ना ये इकट्ठे पेयर्ड अप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होती थी, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती, इसलिए इसमें पेयरिंग नहीं हुई, इसलिए sp3 आई है। अब एक और केस देखिए, आपको समझ आएगा मैं क्या समझाना चाहती हूँ। यहाँ से हमारा केस है NiCN4 की पावर -2, ये हमारा क्वेश्चन है। यहां पर सबसे पहले अपन ने अभी निकाला, मतलब इसमें अपन निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, +2 आ जाएगी। देखो क्योंकि Cn का क्या होता है, -1 होता है, x - 4 = -2x आ जाएगा +2। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो निकल +2 में कितने आ जाएंगे, 3d8 आ जाएगा। क्योंकि अभी आपको बताया था 3d8 4s2 होता है ना। अब क्या आ जाएगा, 3d8 आ जाएगा। अब अपन इनको शो करते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4s खाली, 4p खाली, 4d क्या है हमारा, खाली है ना। ये क्या है 3d, ये क्या है 4s, ये क्या है 4p, ये क्या है 4d। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से भर दिए। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान से देखोगे, जो यहाँ Cn है ना, अपने पास ये Cn है, ये जो Cn होता है ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जो प्रीवियस केस था Cl वो वीक फील्ड है, प्रीवियस लेक्चर में स्ट्रेंथ बता दी थी। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो यहाँ पेयरिंग अक्कर होगी, पेयरिंग अक्कर होगी। इस चीज को आप ध्यान से देखोगे, इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे। यहां पर देखिए, अगर मैं आपको इसको बोलूं, 1 मिनट इसको इरेज कर रही हूं, पेयरिंग अगर होगी तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये इधर चला जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। अब ध्यान से देखना इस चीज को, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 बना दिया ना मैंने ऑर्बिटल डी के। हाँ जी, अब यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऐसे शो होगा। ये 4s भी खाली है, ये 4p भी खाली है और ये 4d भी खाली है। ठीक है, 3d में देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर लिया, पेयर अप कर लिया। अब कितने, आप ये यहां ध्यान से देखिए कितने Cn है, 4 Cn है, तो 1 d 1 s 2 हो गए और 2 p। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी,
DsP2, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी DsP2। तो इस चीज को आप ध्यान से समझ सकते हो, मैंने क्या चीज आपको एक्सप्लेन करी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया भी अगर तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। पिछला केस क्या था, NiCl4 की पावर -2, उसमें जब मैंने बनाया था ना, आपको याद होगा, मैं आपको ऐसे शो कर देती हूँ एक हल्का सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे था, और ये दो ऐसे थे लास्ट में। हमने इनकी पेयरिंग नहीं करवाई थी, क्यों, क्योंकि वो वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा। पेयरिंग होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में, ये बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर एक डी ऑर्बिटल खाली है, एक एस खाली है, 2 पी खाली है। मैंने क्या कहा था, जब भी बॉन्डिंग होगी, जब भी ओवरलैपिंग होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है भी वेकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो यहाँ एक डी खाली है, एक एस खाली है और 2 पी खाली है, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP2 हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स ध्यान से इस चीज को समझेंगे, लेट मी रेज दिस प्रीवियस केस, ध्यान से इस चीज को समझिएगा। अब हमने ये तो निकाल लिया, अब इसकी शेप क्या हो जाएगी। मैंने आपको बोला था 2 तरह की शेप होती है जब हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, एक तो होती है स्क्वायर प्लेनर, एक होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, टेट्राहेड्रल में sp3 होती है, और DsP2 किस में होती है, स्क्वायर प्लेनर में। किस में होगी, स्क्वायर प्लेनर में। तो स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर बनाए तो निकल ऐसे, एक CN इधर, एक CN इधर, एक CN इधर, एक CN इधर, और कॉम्प्लेक्स है तो ओवरऑल चार्ज कितना है -2। तो ये स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पूछते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो यहाँ पर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। फिर पूछते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करो, तो N+2 है ना, ये होएगा ही नहीं क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी यहाँ क्या हो जाएगा, 0 बोहर मैग्नेटॉन। अब देखो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये कैसा नेचर हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक नेचर हमें देखने को मिलेगा। तो फटाफट से स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को जैसे विद एग्जांपल्स डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का जब बता रही थी, तो मैंने बोला था एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और दोनों का ही जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। अब मैं आपको विद एग्जांपल्स से एक्सप्लेन करती हूँ। तो पहले आप लिखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 होता है तो 2 तरह की कौन सी देखने को मिलती है, एक होती है D2sp3 और एक होती है sp3d2। क्लियर है ना। अब आपका केस लेने लगे, सबसे पहला एग्जाम्पल वो है FeF6 की पावर -3, है ना। अब आपने क्या करना है, देखिए Fe की जब मैं +3 स्टेट में लिखती हूँ, तो नहीं पहले Fe की नॉर्मल लिखती हूँ, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d6 4s2। अब Fe +3 स्टेट में आएगा, क्यों आएगा देखो कैसे, Fe को एक्सलेट करो, ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का -1 होता है, 6 फ्लोरीन इज इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज -3, x -6 इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू +3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर +3 आ गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से गए क्योंकि 3 निकालने हैं ना, +3 स्टेट है, 2 यहाँ से गए, एक यहाँ से गया, तो कितने आए 3d5। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 3d5 4s0। तो इसको शो करते हैं, देखो d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5, s में कितने होते हैं 1, तो ये है 3d, ये है 4s, फिर यहाँ पर आएगा 4p और फिर यहाँ आएगा 4d। अब देखो अब इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, किसमें कितने हैं, तो 3d में 5 है, 1 2 3 4 और 5। अब डियर स्टूडेंट्स हमें क्या बताया, यहाँ कितने लिगेंड्स जुड़े हैं, फ्लोरीन एटम जुड़ा है जो कि 6 हैं, और फ्लोरीन क्या होता है वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो यहाँ पर क्या होगी पेयरिंग नहीं होगी। अब अगर पेयरिंग नहीं होगी तो कुछ सोच के देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है कि जब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन करवानी है या बॉन्डिंग करवानी है तो ओवरलैपिंग होगी, जितने कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतना ही वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि यहाँ 6 फ्लोरीन एटम है, तो खाली ऑर्बिटल भी 6 चाहिए, एक ये खाली, 2 3 4 5 6। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, S1 P3D2 यानी कि sp3d2, और ये कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, ये कॉम्प्लेक्स कहलाता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों कहलाता है, क्योंकि इसमें 3d जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसमें 4d हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ है। तो आपको वो कंसेप्ट होपफुली यहाँ क्लियर हो चुका होगा भी कैसे। अब क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो यहाँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, है ना।
तो इसमें मैं पूछूं भी मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला n+2 बोहर मैग्नेटॉन। कितने हैं 5, तो 5+2 बोहर मैग्नेटॉन, यानी कि 5 × 7 तो √35 बोहर मैग्नेटॉन हमारा क्या आ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। और इसकी शेप क्या हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। शेप दोनों में ही ऑक्टाहेड्रल रहेगी, चाहे वो हमारा मतलब ये वाला है sp3d2 है, चाहे वो d2sp3 है। तो पहला एग्जाम्पल होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी के अंदर। सेकेंड एग्जाम्पल है FeCN6 की पावर -3। तो यहां पर भी देखिए Fe का हम अगर लिखते हैं 3d6 होता है ग्राउंड स्टेट। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाले Fex Cn-1 कितने Cn है 6 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -3, x -6 इज इक्वल टू -3, x आ जाएगा +3। अब देखो +3 है तो एक 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, एक यहां से गया। Fe+3 स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेगा 3d5। इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं 1 2 3 4 5, हाँ जी 4s 4p 4d। ये क्या है 3d, ये क्या है 4s, ये क्या है 4p, ये क्या है 4d। अब देखिए 3d5 है 1 2 3 4 5। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ सोचो, Cn क्या है, Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे पेयर्ड अप हो जाएंगे। तो ये कैसा दिखेगा, ये देखिए 1 2 3 है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ ही जाके जुड़ जाएंगे ऐसे, तो ऐसे ऐसे बस ये ऐसे रह जाएगा, ये 4s ये 4p और ये 4d। अब देखो डियर स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, ठीक है, मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी पोजीशन बदल ली। तो अब यहाँ पर वो क्या बोलता है, आपने बोला था अगर आपने वीबीटी को देखोगे तो खाली ऑर्बिटल देने पड़ेंगे। 6 Cn नेगेटिव है तो 6 खाली, यानी कि एक ये खाली, एक ये खाली, एक ये खाली और 3 ये खाली, यानी कि क्या हो जाएगी यहाँ से d2sp3, क्या हो जाएगी हमारी d2sp3 हो जाएगी। ये भी क्या ज्योमेट्री शो करेगा, ऑक्टाहेड्रल शो करेगा। क्वेश्चन ये राइज करता है भी कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक ही रह जाएगा, बाकियों की तो पेयरिंग हो गई। कितने अनपेड हैं, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा n+2 बोहर मैग्नेटॉन, यानी कि √1 1+2 बोहर मैग्नेटॉन, यानी कि 1 × 3 यानी कि √3 बोहर मैग्नेटॉन। और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो नेचर कैसा हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कैसा नेचर हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर हो जाएगा। अब इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना है। ये जो अपना केस होता है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वाला, ये अपना जो होता है ये होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और अगर मैं आपको बोल दूं भी अगर वीक फील्ड लिगेंड आ जाए तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमेशा याद रखो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी जिसके कारण हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाती है, तो पेयरिंग जरूर करके दिखानी है। अब अपना नेक्स्ट जो आपका केस लेके आते हैं ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम करने लगे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ। तो यस स्टूडेंट्स, अब आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का केस। अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 देख लिया था। कोऑर्डिनेशन 5 के अंदर हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, sp3d होती है, या फिर मतलब सॉरी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d होती है या dsp3 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका केस देखते हैं FeCO5, इसका केस देखते हैं। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो ग्राउंड स्टेट ही रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहेगी 3d6 4s2। तो इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल होता है, p खाली है आगे वाला और 4d भी खाली है। ये क्या है 3d, ये क्या है 4s, ये क्या है 4p और ये क्या है 4d। तो अब अपन इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, भरते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 4s में कितने हैं 2। अब डियर स्टूडेंट्स जो अपना CO होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग अकर करेगी, पेयरिंग अकर करेगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी इधर आ जाएंगे। अब आप कहोगे ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये सेम एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं। तो अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब डी के मैं बनाऊंगी 5 ऑर्बिटल, 4s खाली, 4p भी खाली और ये हमारा एक बार 4d। तो अब ध्यान से देखिएगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल करने वाली हूं।
ये एक दो तो पहले से ही प्रेजेंट थे, ये एक पहले से प्रेजेंट था और इसके साथ एक मान लो मैं ये वाला आ गया, ऐसे ही ये दो भी फिल्ड हो गए और ये 4s वाले भी यहाँ आ गए। तो ये इस प्रकार से हमें शो हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलती है भी, मतलब आपने क्या चेक करना होता है, आपने ये देखना होता है जब भी हाइब्रिडाइजेशन करवानी है तो खाली ऑर्बिटल्स चाहिए। कितने लिगेंड है? 5। तो एक ये 2 3 4 5, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? DsP3। क्या हो जाएगी? DsP3, जो कि क्या होता है हमारा, जो कि होता है टेट्रागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या होता है? टेट्रागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? DsP3। ऐसे ही आप एक और केस देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट केस है NiCN की पावर CN6, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा -3। तो इस केस के अंदर देखिए, इसके अंदर अपन निकल का अगर लिखेंगे +2 स्टेट ना, तो 3D डियर स्टूडेंट्स 8 आता है। और आप इसका भरते हैं तो देखो 5 होते हैं डी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये भी खाली, 4s 4p भी खाली और 4d भी क्या है? खाली है। ये 3d, ये 4s, ये 4p, ये 4d। अब मैंने देखो जो CN होता है ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो पेयरिंग अगर करेगी मतलब ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 3D कैसा देखने को मिलता है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ऐसे खाली, ये ऐसे खाली। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना है आपने भी, आपने पेयरिंग करवानी है। अब जैसे कि हम बोलते हैं जितने लिगेंड्स हैं उतने ही खाली ऑर्बिटल्स देने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 6 लिगेंड्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगी? ध्यान से देखना यहाँ पर कितने, सॉरी 6 नहीं, यहाँ 5 आएगा, सॉरी CN 5 है, 5 का केस ले रहे हैं ना, ये नहीं होगा, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी? ध्यान से देखिए, ये आ जाएगी DsP2। क्या आ जाएगी? DsP2। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो हमें DsP2 देखने को मिली। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा? कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ भी केस देख लिया। सबसे पहले हमने देखा कोऑर्डिनेशन 6, जब मैं आपको एक्सप्लेन करी थी तो मैंने आपको बताया एक होता है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को हम यूज करने वाले हैं। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 करवाया, फिर 6 करवाया और फिर अब 5 करवाया, ठीक है। तो अब जैसे लास्ट वाला जो था उसके अंदर एक उसका स्ट्रक्चर भी पूछ लेते हैं जैसे, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। जो प्रीवियस वाला केस था ना CO वाला, वो अपना टेट्रागोनल पिरामिडल था, लेकिन जो ये वाला है ना, ये अपना जो है ये स्क्वायर पिरामिडल है। ये शेप का फर्क है, ये एक लिमिटेशन है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। हालांकि ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है, बट स्टिल आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये हमें कुछ इस प्रकार से क्या है देखने को मिलेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो यहीं पर हमारा जो ये लेक्चर है ये फिनिश होता है। एक चीज और, इसकी लिमिटेशन क्या रही, ये बेसिकली हमें कलर जो है कॉम्प्लेक्सेस का वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कलर के बारे में हमें नहीं बता पाया, और मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वेरिएशन होती है ना उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मैग्नेटिक मूवमेंट की वेरिएशन को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है और यहीं पर हमारी जो VBT है वो भी फिनिश होती है। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उससे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर देखने को मिलेगा। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।